तारीख थी 17 मई साल 2026। दीपिका नागर नाम की एक लड़की अपने पापा को फोन करती है और उसके साथ जो कुछ भी ससुराल में हो रहा था उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसके पापा उसके ससुराल भी जाते हैं और सब कुछ सॉर्ट कर देते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दीपिका और उसके घर वालों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। आखिर क्या चल रहा था ससुराल में और क्या हुआ आगे, आइए डिटेल में आपको बताते हैं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां कुड़ी खेड़ा गांव में दीपिका नागर नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी। वहीं फैमिली की बात करें तो दीपिका के पापा का नाम संजय नागर है, जो खेती किसानी और जमींदारी से जुड़े हुए हैं और गाँव के एक अमीर और इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जबकि दीपिका की माँ एक हाउसवाइफ हैं, जो अपने पूरे परिवार को एक डोर में बांध कर रखने वाली और सबका ख्याल रखने वाली एक महिला है। दीपिका अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा और उनके दिल की धड़कन थी। वो उनके इतने ज्यादा करीब थी कि उसके दिल में जो कुछ भी चलता था वो सबसे पहले उन्हें बताती थी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो या दिन भर की छोटी से छोटी मामूली बात, दीपिका अपनी माँ से कहे बिना रह नहीं पाती थी। जबकि उसकी बहन सारिका नागर के साथ तो उसका रिश्ता और भी खास था। दीपिका सारिका को अपनी सहेली, अपनी राजदार और अपनी ताकत मानती थी। दोनों बहनें आपस में इस तरह से घुली मिली थीं कि हर टाइम घर में बस उनकी हंसी और खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। दीपिका बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और शार्प माइंडेड थी। गांव के लोगों और परिवार के मुताबिक वो इलाके की सबसे पढ़ी लिखी और समझदार बेटियों में से एक थी। दीपिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेटर नोएडा के ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद दीपिका ने पोस्ट ग्रेजुएट किया और फिर एमए की डिग्री हासिल की। सिर्फ एमए ही नहीं बल्कि दीपिका ने बीएड की डिग्री भी अपने नाम की थी, जिसके पीछे की वजह था उसका अपना सपना। दरअसल दीपिका ने बीएड इसलिए किया था क्योंकि वो एक टीचर बनना चाहती थी। बच्चों को पढ़ाना और एजुकेशन फील्ड में अपना एक शानदार करियर बनाना दीपिका की एक ख्वाहिश थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भी कई परिवारों में आमतौर पर बेटी की पढ़ाई पूरी होते ही पेरेंट्स को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। यही हाल दीपिका के पेरेंट्स का भी था। उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए पेरेंट्स ने दीपिका के लिए अब लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था और दीपिका से कहा कि वो उसकी शादी एक ऐसी फैमिली में कराएंगे जहां वो अपना सपना पूरा कर सके। दीपिका को अपने पेरेंट्स की बात पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने भी इस शादी के लिए हामी भर दी थी। खैर, थोड़े दिन तक चली तलाश के बाद आखिरकार उन्हें ऋतिक तंवर नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव का रहने वाला था और फिलहाल बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ ऋतिक अपने फैमिली बिजनेस और रियल एस्टेट ब्रोकर के काम को संभालता था। उसका परिवार पूरे इलाके का एक जाना माना और रसूखदार परिवार था, जिसके मुखिया थे मनोज। आपको बता दें, मनोज कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो ग्रेटर नोएडा के एक बहुत बड़े और मशहूर बिजनेसमैन है, जो इलाके में 3 बड़े प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, जिनमें आसपास के गांव और कस्बों के हजारों बच्चे पढ़ाई करते थे। इतने सारे स्कूल चलाने की वजह से पूरे समाज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच उनका उठना बैठना है। लोग उन्हें प्रधान जी कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा मनोज रियल एस्टेट ब्रोकर और बड़े प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करते हैं। वो किसानों से बड़ी जमीनें खरीदते हैं, उनकी प्लॉटिंग करते हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस बिजनेस के चलते उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इलाके के बड़े बड़े बिल्डर्स और नेताओं के साथ उनके स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप बताए जाते हैं। यही वजह है कि जब दीपिका की फैमिली को ऋतिक और उसके परिवार के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी बेटी के लिए इससे बढ़िया रिश्ता कोई लगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए ऋतिक के पिता से बात की और आपसी रजामंदी से दोनों का जो रिश्ता था वो तय कर दिया। एक तरफ जहां दीपिका की फैमिली इस बात से खुश थी कि उनकी बेटी एक अमीर परिवार में जा रही है, तो वहीं ऋतिक का परिवार भी ये सोचकर बड़ा खुश था कि उन्हें दीपिका जैसी बेहद पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू मिल रही है। आपको बता दें, रिश्ता तय होते वक्त दीपिका के पिता ने उसके ससुराल वालों के सामने अपनी बेटी के सपने का जिक्र भी कर दिया था कि वो शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। इस पर ससुर यानी मनोज ने उसके पिता से वादा किया कि शादी के बाद दीपिका को नौकरी के लिए बाहर कहीं भटकने या धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसे अपने ही स्कूल में एक टीचर की नौकरी देंगे और अगर दीपिका आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेगी या एजुकेशन फील्ड में बड़ा करियर बनाना चाहेगी तो भी उसे खुलकर सपोर्ट करेंगे। उनके घर में दीपिका को कोई तकलीफ नहीं होगी और उसे बहू नहीं बल्कि घर की बेटी बनाकर रखा जाएगा। अब क्योंकि दीपिका के ससुर खुद से वादा कर रहे थे तो परिवार ने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया और आखिरकार 11 दिसंबर 2024 को दीपिका और ऋतिक की शादी हो गई, जिसे मेमोरेबल बनाने और अपनी लाडली बेटी की खुशी के लिए संजय ने दिल खोल कर खर्चा किया था। उन्होंने शादी और विदाई के वक्त कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए के गिफ्ट और सामान दिए थे,
जी आपने बिल्कुल सही सुना। शादी के अलग अलग रस्मों के दौरान 11 लाख रुपए कैश दिए गए थे। इसके अलावा दीपिका को 50 लाख रुपए के जेवरात और ऋतिक को एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार दी गई थी। यही नहीं, संजय ने बाकी रिश्तेदारों को भी ढेर सारे महंगे महंगे तोहफे दिए थे, बस इस उम्मीद में कि ऋतिक के परिवार को कोई कमी महसूस ना हो, वो उनकी बेटी को खुशी खुशी अपने घर ले जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऋतिक की फैमिली अपनी नई बहू को जलपुरा गांव में ले आई, जहां शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल रहा। ससुराल वालों ने दीपिका के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, जबकि दीपिका भी नए परिवार में ढलने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। इसी तरह करीब 2 से 3 महीने गुजर गए, पर फरवरी साल 2025 में ससुराल वालों का अब असली रंग सामने आने लगा। दीपिका के ससुर मनोज, जो इलाके के बड़े जमींदार, प्रॉपर्टी डीलर और 3 स्कूलों के मालिक थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शादी में जब दीपिका के पिता ने 11 लाख रुपए कैश और स्कॉर्पियो कार दी, तो शुरुआत में उन्होंने समाज के सामने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पर शादी के 2-3 महीने बीतने के बाद उनके मन में ये बात बैठ गई कि उनका रुतबा दीपिका के परिवार से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो दीपिका को ताने मारने लगे कि तुम्हारे पिता ने हमारे रुतबे के हिसाब से कुछ दिया नहीं है, इतनी सस्ती गाड़ी और इतना कम कैश तो हमारे यहाँ छोटे मोटे लोग देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के जो ग्रामीण इलाके हैं, विलेज वाले एरिया हैं, वहाँ पर फॉर्च्यूनर कार को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा मानते कि भाई जिसके पास ये है वो बड़ा धनी आदमी है, पैसे वाला है। अब देखिए, ऋतिक और मनोज को ये लगने लगा था कि स्कॉर्पियो कार में घूमना उनके स्टेटस को सूट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने दीपिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अपने पापा से कहकर स्कॉर्पियो वापस करवाए और उसकी जगह फॉर्च्यूनर कार दिलवाए। पर दीपिका हर बार इस बात को टाल देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा ने अभी ही 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए। ऐसे में फॉर्च्यूनर की अगर डिमांड की जाएगी तो ये चीज उन्हें और परेशानी में डाल सकती है। वो ये बात ऋतिक से भी कहती थी, लेकिन उसके और उसके घर वालों के सर पर तो जैसे मानो लालच का जुनून सवार हो गया था। वो दीपिका को दहेज के नाम पर नीचा दिखाते थे, उसे ताने दिए जाते थे कि जितने पैसे उसके पापा ने दिए ना, उतने में तो उनके घर का हफ्ता चलता है। दीपिका के सामने उसके पिता संजय की फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाया जाता था। उसे कहा जाता था कि अगर खुश रहना है तो अपने पिता की जमीन बिकवाओ और हमारे लिए 50 लाख रुपए कैश और लेकर आओ। इसी बढ़ती हुई लालच की आग ने धीरे धीरे दीपिका को मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। वो अब घर से बाहर निकलकर कुछ पल सुकून के गुजारना चाहती थी, इसलिए उसने मनोज को उनका वादा याद दिलाया जो उन्होंने शादी से पहले किया था, कि वो दीपिका को अपने ही स्कूल में नौकरी करने देंगे। दीपिका ने जब मनोज के सामने बात रखी तो वो साफ मुकर गए और सख्त लहजे में कह दिया कि उनके घर की बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। दीपिका के लिए ये पहला बड़ा झटका था, क्योंकि उसके ससुर ने अपनी ही कही हुई बात को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था वो बाहर जाके काम करने देंगे, उन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और ओपन माइंडेड वाली लड़की चाहिए। लेकिन अब दीपिका को एक कैदी की तरह रखा जाने लगा। उसे घर की दहलीज पार करने की भी परमिशन नहीं थी। वो बिना किसी की परमिशन के ना तो छत पर जा सकती थी और ना ही अपने किसी पड़ोसियों से बातचीत कर सकती थी। एक होनहार डिग्री होल्डर बेटी को सिर्फ घर के चूल्हे चौके और भारी कामकाज तक लिमिटेड कर दिया गया था। जब भी वो इस बंदिश का विरोध करती तो उसे दहेज कम लाने का ताना देकर चुप करा दिया जाता था। ससुराल वाले अच्छे से जानते थे कि अगर दीपिका ने अपने पेरेंट्स को अपनी आप बीती बताई तो मामला बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने दीपिका को बिल्कुल अकेला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका मोबाइल फोन अक्सर ऋतिक या फिर उसकी माँ अपने पास रखते थे, जिस वजह से दीपिका अपने पेरेंट्स या छोटी बहन सारिका से खुल के बात भी नहीं कर पाती थी। अगर कभी दीपिका को बात करने का मान लीजिए मौका मिलता भी था तो कोई ना कोई मेंबर उसके पास खड़ा रहता था, ताकि वो सिर्फ ये कह सके कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। दीपिका सिर्फ तभी रो रो कर अपना दर्द बयां कर पाती थी जब घर के लोग सो रहे होते थे या बाहर गए होते थे। यहाँ तक कि अब तो मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक दिन दीपिका ने अपनी फैमिली को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसके परिवार के लोग उसकी ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने बातचीत करके आपस में समझौता करा दिया। जिसके बाद कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हालात फिर से वैसे के वैसे ही हो गए और 17 मई का दिन दीपिका की जिंदगी का सबसे खौफनाक और आखिरी दिन साबित हुआ। दरअसल 17 मई को दीपिका ने किसी तरह ससुराल वालों से छुपकर अपने पिता संजय को फोन लगाया और रोते हुए कहा कि पापा, ऋतिक और उसके पापा मुझे कमरे में बंद करके बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। ये लोग लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए कैश लाने का मुझ पर दबाव बना रहे हैं। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे बचा लीजिए। बेटी की रोने की आवाज और जान का खतरा सुनकर संजय पूरी तरह से घबरा गए। बिना एक पल गवाए शाम के वक्त वो अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर दीपिका के ससुराल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर ऋतिक और मनोज से बातचीत करते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वो उनकी बेटी को परेशान न करें और जो भी बात है
उसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। पर मनोज और ऋतिक उस वक्त भी फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग पर अड़े रहे और सही से बात भी नहीं की। काफी देर तक संजय के मनाने के बाद वो थोड़े शांत हो गए। ये देखकर संजय को लगा कि शायद अब वो दीपिका को टॉर्चर नहीं करेंगे। अपनी बेटी से मिलने के बाद वो रात को घर वापस आ गए, लेकिन करीब 45 मिनट बाद मनोज ने उन्हें फोन किया और कहा कि दीपिका गिर गई है। इस पर संजय ने पूछा कि वो कहां से गिर गई है। तब मनोज ने जवाब दिया कि दीपिका तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गई है और हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही संजय के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बदहवास हालत में अपने छोटे भाई को बुलाया और उनके आने के बाद संजय, उनकी पत्नी और भाई तीनों फौरन ही शारदा हॉस्पिटल में पहुंच गए। जहां आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बेटी दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है। उसके शरीर पर खौफनाक चोटों के निशान थे, जबकि ससुराल वाले दीपिका की बॉडी को छोड़कर वहां से जा चुके थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखने के बाद संजय ने बिना एक पल गवाए पुलिस स्टेशन में कॉल करके सब कुछ बता दिया, जिसके बाद 18 मई 2026 की सुबह ही ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन में संजय की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई और सेंट्रल नोएडा के DCP शैलेंद्र कुमार सिंह के ऑर्डर पर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले 18 मई को ही डॉक्टरों के एक पैनल से दीपिका का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। ससुराल वालों का कहना था कि दीपिका ने छत से कूदकर अपनी जान दी है खुद से, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह से खोखला बताया और सारी पोल खोल दी। ये साफ कर दिया कि दीपिका के मरने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी, जो इस कदर खौफनाक थी कि उसके शरीर के अंदर के सबसे नाजुक पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। दीपिका के सर पर किसी भारी चीज या लाठी से जोरदार हमला किया गया था, जिस वजह से दिमाग के बीच और बाएं हिस्से में लार्ज ब्लड क्लॉट जम गया था और ब्रेन ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और इन सबसे साफ हो गया कि उसने अपनी जान खुद नहीं दी है, बल्कि उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया, जबकि ऋतिक की मां और परिवार के 7 और मेंबर्स घर छोड़कर भाग गए हैं, जिनका नाम FIR में दर्ज है। पुलिस की कई टीमें उन्हें पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं वीडियो बनाए जाने तक। हो सकता है वीडियो अपलोड होने के बाद फैक्ट्स में थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिलहाल दीपिका के पिता संजय और पूरे परिवार की मांग है कि दहेज के इन लालची लोगों को अदालत से फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हालांकि कानूनी रूप से अभी तक ये कोर्ट में साबित नहीं हुआ है कि दीपिका को मारने में उसके ससुराल वालों का हाथ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, ये केस फाइल हमें सिखाती है कि दहेज के लालचियों की भूख कभी शांत नहीं होती है। शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करने और स्कॉर्पियो कार देने के बाद भी दीपिका के ससुराल वालों को फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए कैश चाहिए थे। जो लोग शादी को एक डील या बिजनेस समझते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ऐसे लालची परिवार से रिश्ता जोड़ने से बचें। आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।